नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज वर्ड के खास कार्यक्रम जिसका नाम है टॉक फॉर हेल्थ शो में। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह। और जैसा कि पहले एपिसोड में भी आप लोगों को हमने बताया था कि पहला सुख निरोगी काया, यानी आपका स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सर्जन डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, जो कि MGH यानी महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर में पोस्टेड है, जो कि आज हमें बताने वाले हैं डायबिटिक फुट के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, पहले तो आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है टॉक फॉर हेल्थ शो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटिक फुट के बारे में। तो आप जो है सबसे पहले हमारे दर्शकों को और हमें ये बताइए सर कि डायबिटीज जो है मेन, जो हर तीसरा से चौथा आदमी आज जो है इस रोग से जो है ग्रसित है, तो डायबिटीज का मेन रीजन क्या है? देखो, डायबिटिक जो है वो आज के समय में बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और अभी की जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है उसको देखें तो 2050 तक 50% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज से ग्रसित हो जाएगी। डायबिटिक जो बीमारी है वो ऐसी बीमारी है जिसमें खून में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसके काफ़ी कारण होते हैं और जिनकी वजह से डायबिटिक होती है। तो 3 प्रकार की डायबिटिक जो होती है वो मुख्य डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज होती है जो ऑटो इम्यून होती है और अर्ली एज में होती है। सेकंड नंबर जो होती है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है, जिसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये धीरे धीरे होती है और ये यंग एज और आफ्टर यंग एज, ओल्ड एज में होती है। तीसरी एक डायबिटिक होती है जो गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उन महिलाओं में ये डायबिटिक होती है। तो डायबिटिक में ब्लड के ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो कई अंगों पे इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर अंदर से खोखला होता जाता है और डायबिटीज कई बीमारियों को इनवाइट करना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर से जो है इम्यून सिस्टम आपका बेसिकली जो है डायबिटीज की वजह से बिल्कुल वीक हो जाता है। तो जैसा आपने बताया कि 3 तरह की डायबिटीज जो है वो होती है, तो क्या कुछ एज ग्रुप रहता है या फिर मतलब डायबिटीज का मेन रीजन आपने बताया ग्लूकोज में जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कई लोगों को ऐसा बोलते हैं हेरिडिटिकल डायबिटीज है, तो क्या कुछ मतलब आपका इस बारे में कहना है कि किस एज ग्रुप वालों को बेसिकली ये डायबिटीज होती है और किस तरीके से? मुख्य डायबिटीज तो यंग एज में होती है, आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज है डायबिटीज होती है, लेकिन डायबिटीज ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी एज में हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो डायबिटीज की वजह से होने वाले शरीर में कॉम्प्लिकेशंस है जी। ये कॉम्प्लिकेशंस एक लंबे समय तक अगर डायबिटिक रहती है तो उसमें होते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में जो मुख्य कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें डायबिटीज में आम भाषा में कहते तो गुर्दे खराब होने लग जाते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक रेटाइनोपैथी। डायबिटिक रेटाइनोपैथी में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, डायबिटीज की वजह से आंखों की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, जिसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट होता है, वो है डायबिटिक एंजियोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाते हैं और जो खून की नलियां होती है, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, उन खून की नलियों का जो डायमीटर होता है उसमें खून के थक्के जमने की वजह से उसकी जो ल्यूमन है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, ल्यूमन कम होती जाती है, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी और एंजियोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो डायबिटिक फुट को अगर हम लोग विस्तृत चर्चा में अगर करना चाहें या फिर हमारे दर्शकों को बताना चाहें, तो व्हाट इज लाइक एग्जैक्टली डायबिटिक फुट? देखो, डायबिटिक फुट जो है ना, उसकी शुरुआत डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से और डायबिटिक एंजियोपैथी की वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन की शुरू होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की वजह से जहाँ की डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई है, पेरिफेरल जो न्यूरोपैथी होती है, तो उस शरीर के जो दूरस्थ भाग है, उस दूरस्थ भाग में सेंसेशन चेंज होने लग जाते हैं,
वहाँ पे नमनेस और टिंगलिंग शुरू हो जाती है, या मारवाड़ी में कहे तो कहता है ना मेरा सूनापन लग रहा है, मुझे नीचे पैरों में जलन हो रही है, रात को सोता हूँ तो जलन फील होती है। इस प्रकार से ये न्यूरोपैथी, नमनेस, टिंगलिंग ये डायबिटीज की वजह से होती है। फिर डायबिटिक एंजियोपैथी की वजह से जो खून की नसें होती है जो दूर के भागों में खून का दौरा लेके जाती है, न्यूट्रिशन लेके जाती है, उनकी जो ल्यूमन है वो कम होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता है और वो सेल्स धीरे धीरे डिमेज होना शुरू होने लग जाती है, डेड होना शुरू हो जाती है। तो इसी को अपन डायबिटिक फुट की शुरुआत कह सकते हैं। मतलब फर्स्ट सिम्टम ये हो सकता है कि आपको दिखने लग जाएगा कि अगर आपको चोट आई है तो वो घाव जो है वो भरेगा नहीं जल्दी से। नहीं, देखो इसमें क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से सेंसेशन लॉस हो जाते हैं। सेंसेशन लॉस होने से कहीं भी अपने बॉडी का कोई पार्ट टच हुआ, जैसे पैर है वो किसी नुकीली जगह से टच हो गया या किसी चीज से लग के उसके चोट लगी, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा कि उसको ये चोट कब लगी। जब वो चोट बड़ी हो जाएगी, अचानक से उसका नजर जाएगी तो वो देखेगा कि मेरे इतना बड़ा घाव ये कब हुआ। तो ये डायबिटिक फुट की शुरुआत है। सेंसेशन बिल्कुल फील नहीं होता है किसी पेशेंट को, और जो है घाव जल्दी नहीं भरता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम जैसे लोगों को आ गया है तो वो किस स्टेज में इस चीज को फील करे कि इसका भी जैसे डायबिटीज का भी, डायबिटिक फुट का भी कोई स्टेज होता है कि ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज? डायबिटिक फुट की जो शुरुआती स्टेज है उसमें सेंसेशन चेंज होने वाला ही इसकी शुरुआती स्टेज है। जब अपने को लगता है पैरों में जलन हो रही है, मेरे पैरों में सूनापन आ रहा है, तो यही डायबिटिक फुट की शुरुआती स्टेज है। इस स्टेज से बचने के लिए अपने को सबसे पहले अपने नज़दीकी जो फिजिशियन है, नज़दीकी जो डायबिटिक के डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए और शरीर में डायबिटीज के शुगर के लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, डायबिटिक हो गई, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, अपने को डायबिटिक फुट से बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि कभी भी बिना चप्पल के, बिना शूज के नहीं चलना है। बेयर फुट आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि आप बेयर फुट चलोगे कहीं भी चोट लगेगी आपको पता नहीं लगेगा और ये धीरे धीरे ये चोट बढ़ती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस पर्टिकुलर जगह पे आपके नेक्रोसिस हो जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह का गैंग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो उस गैंग्रीन को बचना है तो अपने को चोट लगने से रोकना होगा, और चोट लगने से रोकना है तो अपने को बेयर फुट कभी भी नहीं चलना है। अपने को चप्पल पहननी है, अपने को स्पोर्ट्स शूज पहनने हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी चप्पल अपने जो पैरों की साइज है उससे थोड़ी सी बड़ी हो, ताकि पैर नीचे जमीन पे टच नहीं होगा। जमीन पे पैर टच होंगे तो कभी भी अपने घाव होने का खतरा बढ़ जाएगा। जी। तो बिल्कुल भी मतलब नंगे पैर जो है बेयर फुट बिल्कुल नहीं चलना है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए डॉक्टर हमेशा ये सलाह देते हैं कि बेयर फुट चलना चलना गुड होता है, लेकिन वो ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ पे एकदम समतल जगह हो, जहाँ पे कभी भी चोट लगने के चांस नहीं हो। ऐसी जगह पे अपन बेयरफुट चल सकते हैं। और बेयरफुट वहाँ चलना चाहिए जैसे आपको योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, या आपका वो रूटीन मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक का पार्ट है, वहाँ पे आपकी चोट लगने की संभावना नहीं है तो ही आप जो है बेयरफुट चल सकते हैं। अदरवाइज आप जो है हमारे दर्शकों को और हमारे व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहोगे कि जिन्हें भी डायबिटीज के जो सिम्टम है तो आप उनको बेयरफुट चलने के लिए मना करेंगे। अच्छा, और किन किन बातों का ध्यान जो है इस वक्त रखना चाहिए? डायबिटिक फुट से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने को एक जगह ही प्रेशर लगा के बैठना या खड़े नहीं होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर जगह, एक ही जगह प्रेशर लंबे टाइम तक रहेगा तो वहाँ पे प्रेशर की वजह से ट्रोपिक अल्सर हो जाते हैं। ट्रोपिक अल्सर में क्या होता है कि बाहर की स्किन तो अपने को लगेगी कि एकदम हेल्थी है, लेकिन उसके नीचे की स्किन है वो प्रेशर की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उस दबाव की वजह से वहाँ पे खून की सप्लाई कम हो जाएगी और उस जगह का जो मांस है, जो टिश्यू है, वो मरना शुरू हो जाएगा, गैंग्रीन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य का ध्यान तो आप जैसा बता रहे कि ये सारी चीजें आप, और क्या कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी क्या कुछ करना मना है या फिर नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करना कुछ भी मना नहीं है। डायबिटिक के पेशेंट आराम से योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, इवन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो रनिंग करना चाहे तो रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन जूते शूज पहनकर ही, ताकि चोट ना लगे और चोट से जो है वो घाव जो है आगे ज्यादा ना पड़े। चलिए, तो अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी बारे में यानी डायबिटिक फुट के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिए द न्यूज बॉट के साथ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉक फॉर हेल्थ शो में। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दिनेश सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ही आदमी को या फिर किसी पेशेंट को पता चले कि उसको डायबिटिक फुट यानी डायबिटीज हो गया है, तो उसमें डायग्नोज कैसे करें? उस चीज के लिए क्या कुछ करना चाहिए फिजिशियन के पास में जाके? कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है जिसकी वजह से हमें ये पता चल पाए कि अब हमें डायबिटिक फुट हो चुका है, यानी फर्स्ट एड केयर जो जिसे हम बोलते हैं वो क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले डायबिटिक फुट का डायग्नोज करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि उस पेशेंट के लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से उसके डायबिटीज होगा, शुगर की बीमारी होगी। पेशेंट घाव लेके आता है, वो रेगुलर पट्टियां करा रहा है और वो घाव नहीं भर रहा है, ये अपने आप में बता रहा है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से घाव भर नहीं पा रहा है। तो डायबिटिक फुट का पता लगाने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री आ गई कि उसको कितने सालों से डायबिटीज है। दूसरे अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें आ जाता है कि उसमें ब्लड में डायबिटीज है, शुगर का लेवल है वो अनकंट्रोल है, वो हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में अपन डायबिटिक न्यूरोपैथी और एंजियोपैथी डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करते हैं। तो डायबिटिक एंजियोपैथी अपन पता करने के लिए खून की नसों की जो जांचें होती है, जिसमें एक कलर डॉपलर सोनोग्राफी होती है, जिसमें खून की नसों के अंदर ब्लड का जो फ्लो है उसके बारे में अपने को पता लगाया जाता है। और उसकी नसों की जो कंडीशंस है, उसके अंदर कुछ उसकी लुमन की जो विड्थ है वो कम हो रही है, ये सारा पता लगा सकते हैं। दूसरा, डायबिटिक एंजियोपैथी का पता करने के लिए आजकल सीटी एंजियोग्राम होता है, सीटी एंजियोग्राफी जो बोलते हैं वो होती है। उससे थ्रू अपने को पता लग जाता है कि डायबिटिक के पेशेंट में जो खून की नसें होती है उनमें चेंजेस आने लग गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा न्यूरोपैथी, डायबिटीज की न्यूरोपैथी पता करने के लिए नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होता है और कुछ टेस्ट और होते हैं जिनसे अपने को वहाँ की नर्व प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, या सेंसेशन है या नहीं है, उसका पता लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने को डायबिटीज के वो घाव डायबिटीज की वजह से हुआ है, डायबिटिक एंजियोपैथी, वो अपन पता लगा सकते हैं। दूसरा, डायबिटीज का जो घाव होता ना, वो घाव अपन एक भाषा में कहे तो टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह होता है। जिस प्रकार से समुद्र में अपने को एक छोटा सा टिप दिखता है कि आइसबर्ग का, कि यही आइसबर्ग है, लेकिन नीचे वो बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार डायबिटिक फुट के अंदर जो घाव बाहर से तो अपने को छोटा दिखता है, लेकिन उस घाव के नीचे का जो टिश्यू है वो क्रोनिक इस्कीमिया हो गई, धीरे धीरे उसमें खून की सप्लाई कम होने की वजह से वो डेड हो चुका होता है, नेक्रोज हो चुका होता है, और वो अंदर बहुत बड़ा घाव होता है। इवन वो इतना बड़ा होता है कि वो घाव अंदर हड्डियों तक भी पहुंच जाता है। कई बार अपन बहुत लापरवाही कर देते हैं, डायबिटीज कंट्रोल नहीं कराते हैं, घाव के प्रति लापरवाही कर देते हैं, तो उस घाव में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन की वजह से जो सेप्टिसीमिया अपन बोलते हैं कि साहब इसके शरीर में जहर फैल रहा है, वो सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन में पेशेंट हो जाता है, जो पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकता है। कितना घातक होता है, मतलब ये इन्फेक्शन कितना बढ़ सकता है, ये हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताएंगे? बिल्कुल। ये देखो, जो डायबिटिक है वो एक स्लो पॉइजन है, मतलब शुगर का लेवल स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे वो शरीर को इतना खोखला कर देता है, अंदर से बीमारी से लड़ने की क्षमता इतनी कम कर देता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता है कि वो इस स्टेज में पहुंच गया है क्या। तो डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है वो बड़ा रूप कभी भी ले सकता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो घाव होता है वहाँ पे रस्सी पड़ जाती है, वहाँ पे सेलुलाइटिस हो सकता है, और वहाँ के आसपास जो लिम्फ नोड्स वगैरह ड्रेनेज होते हैं उनमें भी सूजन आ जाती है। तो डायबिटिक सेलुलाइटिस इस प्रकार से एक जानलेवा हो सकता है। तो भी मतलब अगर घाव ज्यादा फैल गया है तो आपने जैसा पहले भी बताया कि उस अंग को जो है हमें काटना पड़ जाता है। बिल्कुल, उस अंग को अपने को काटना पड़ जाता है। देखो, डायबिटिक फुट की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले अंगूठे में चोट लगती है, अंगूठा गलने लग जाता है। अगर अपने उस समय उसका ध्यान देवे, लापरवाही करे और अंगूठे को जितना डेड मरा हुआ पार्ट है उसको नहीं निकालते हैं और उसके साथ चलने देते हैं, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि डायबिटिक एंजियोपैथी की वजह से जो खून की नसें हैं उनमें खून का दौरा 70%, 80%, 90% तक कम हो जाता है।
तो पर्टिकुलर पार्ट में अगर 90% ब्लड ही नहीं जा रहा है तो वो पार्ट धीरे धीरे मर जाता है और फिर उसको शरीर से निकालना ही पड़ता है। रिकवर होना ही बंद हो जाएगा तो उसे काटना ही पड़ेगा काटना ही क्योंकि पड़ेगा। इन्फेक्शन आगे और आगे बढ़ने बढ़ के जो जाएगा। चांसेस है। बिल्कुल, अगर अच्छा, इससे कहीं ना कहीं आप जैसे बता रहे हैं इन्फेक्शन बढ़ने का, तो ये मुझे कहीं ना कहीं कैंसर जैसा प्रतीत हो रहा है। तो नहीं, कैंसर जैसा नहीं होता। इसका सबसे मेन कारण होता है पेशेंट की लापरवाही। वो इसको नेग्लेक्ट करता जाता है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा घाव है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, और वो लापरवाह कर जाता है। क्योंकि शुरुआती स्टेज में पेशेंट की जो रूटीन लाइफ है वो हैम्पर नहीं होती, मतलब रूटीन लाइफ इफेक्ट नहीं होती ना, तो पेशेंट चलाता रहता है। लेकिन जब रूटीन लाइफ इफेक्ट होने लगती है तब तक अपन बहुत देरी कर चुके हैं। पर हमारे इंडिया में और आसपास के गांवों की भी अगर हम बात करें तो शायद हमारे यहाँ पर चीज़ों को इतना ज़्यादा उस वे में नहीं लिया जाता है, सीरियस वे में नहीं लिया जाता है, यही सोचकर कि हम लोग थोड़ा सा घर पर ही कुछ जो है वो कर लेते हैं, घर के उपचार कर लेते हैं, मतलब वही है, होम रेमेडीज करके जो है बेसिकली चलाया जाता है। तो ये सारी चीजें इस सीन में बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसके डायबिटिक है क्या, और उसके घाव होता रहता है, वो पट्टियां कराता रहता है, उसको कोई सलाह नहीं देता कि एक बार आप शुगर तो चेक कराओ, आपके घाव अब तक क्यों नहीं भरा है। और जब वो शुगर चेक करा रहा होता है उस टाइम शुगर इतनी अनकंट्रोल रहती है कि उसे कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा, डॉक्टर्स के लिए भी और खुद पेशेंट के लिए भी। तो एक रूटीन चेकअप जो है वो हर इंसान को एक्चुअली एक एज पीरियड के बाद में करवाना चाहिए, जिसमें ब्लड प्रेशर, बीपी, ये सारी चीजें जो है, शुगर, ये सारी चीजें आपकी उसमें नोट करानी चाहिए। और फैमिली हिस्ट्री है तो 101% आपको चुनना नहीं होता है, फिर तो आपको 35 ईयर के बाद में ही शुरू कर देनी चाहिए चीजें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका कि आपने शो पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को बताई और हमें भी बताई। क्या लास्ट में आप एक क्या एडवाइस इसी से रिलेटेड आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को प्लीज? बिल्कुल, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज जो है ये पूरे समाज के लिए आने वाले समय में चैलेंज है, और डायबिटीज से बचने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी कीजिए। सारा डायबिटिक जो है वो लाइफ स्टाइल पे ही है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, योगा, प्राणायाम, और ये जो अपनी आदत है बार बार में मीठा खाने की, बार बार में बाहर का खाने की, ये सब चीज़ें है वो अपने को लिमिटेड करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी, और अच्छी लाइफ स्टाइल करेंगे तो ही अपन इस डायबिटीज से निजात पा पाएंगे। नहीं तो आने वाला समय डायबिटीज का ही है। जी बिल्कुल, जैसा हमारे सूर्य नगरी वासी तो मीठे के बड़े शौकीन हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बिल्कुल आप लोगों को मीठा कम खाने, यानी बिल्कुल हर चीज़, वो कहते हैं ना कि एक लिमिट में जो चीज़ होती है वही सबको अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी वही अच्छी होती है। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया आप लोगों को कि लाइफस्टाइल अच्छा करने से सब कुछ आप अच्छा कर सकते हैं और इस बहुत बड़े रोग से भी आप बच सकते हैं। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बज के साथ।